हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 12th में हैं और केमिस्ट्री का पेपर देने वाले हो तो उनके वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को जो प्रश्न बताने वाला हूं, इन प्रश्नों को आज ही आप लोगों को तैयार कर लेना है। और यह प्रश्न दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि 100% आपके एग्जाम में बनेंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि मैंने 5 वर्षों का प्रीवियस ईयर पेपर को वहां पे एनालिसिस करके इन प्रश्नों को तैयार किया है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि मैं पीडीएफ फ्री में देता हूं। पीडीएफ इसका अगर चाहिए पूरा डिटेल में तो पीडीएफ फ्री में मिलेगा आप लोगों को। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, वहां पे ज्वाइन हो जाइए। डेली आप लोगों को हर एक वीडियो का आप लोगों को पीडीएफ जो है फ्री में मिलता है। मेरे प्यारे, जो लिखने की भी जरूरत नहीं, यहां से इन चीजों को समझिए, वहां से आप कि कहीं से प्रिंट आउट निकाल के उसको याद कर लीजिए। मेरे प्यारे, जो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जो प्रश्न आपको बताऊंगा मेरे प्यारे, जो लिख के रखो कि वो आएगा ही आएगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। और समझाने के बाद डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा इतना बेहतरीन तरीके से कि एक बार वीडियो देखोगे पूरा दिमाग में छप जाएगा आप लोगों के। जैसे पहला प्रश्न मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए मेरे प्यारों, जो पहला प्रश्न क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ऐसा हो ही नहीं सकता कि यह प्रश्न ना आए और इस पे न्यूमेरिकल ना आए, ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता है। जैसे मोलरता, मोलरता को परिभाषित कीजिए। मोलरता पे आप लोगों के न्यूमेरिकल 100% देगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे प्यार बच्चों है। तो मोलरता को परिभाषित कीजिए। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ मोलरता होता क्या है। यह नहीं कि बस 1 लीटर बिलियन में घुले विलय के मोलों की संख्या को उस विलियन की मोलरता कहते हैं। ये तो परिभाषा है, आप याद हो जाएगा आप लोगों को, लेकिन आप समझ नहीं पाओगे कि एग्जैक्ट मोलरता होता क्या है, उसकी फार्मूला की उत्पत्ति कहां से होती है, पूरा डिटेल में समझाने वाला हूं। उत्तर तो आपका यही होगा कि मोलरता किसे कहते हैं। 1 लीटर बिलियन में घुले विलय के मोलों की संख्या को उस बिलियन की मोलरता कहते हैं। तो ये चीज तो किताब में भी दिया है। तो मेन बात है इसको समझना। तो चलिए मैं आपको समझाता हूं पूरा डिटेल में कि आखिर में मोलरता होता क्या है। ठीक है, देखिए ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। मैं यहाँ पे एक आप लोगों को समझाने के लिए एक पात्र ले लेता हूं। पात्र मतलब बर्तन ले लेता हूं। ठीक है, ध्यान से आप पूरे क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन आज वीडियो में बताऊंगा सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये आपका एक पात्र मैंने ले लिया, एक बर्तन ले लिया। ठीक है, और इस बर्तन में मेरे प्यार बच्चों, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे विलेन ले लिया। ठीक है, यह विलेन है। ठीक है, भरा हुआ है। और ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा। इस विलियन में मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए मैं कुछ चीज मिलाता हूं। ठीक है, कुछ चीजें मिलाता हूं। तो जो चीज मिलाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो जो चीज मिलाया जाता है उसको बोलते हैं विलेय। क्या बोलते हैं? विलेय बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या बोलते हैं? विलेय बोलते हैं। और जिसमें मिलाया जाता है, मान लीजिए कि यह जल है और इस जल में मैं मिला रहा हूं नमक को, तो यह जल आप लोगों का क्या कहलाएगा? विलायक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विलायक कहलाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अभी बस 2 मिनट रुके, मैं सब कुछ समझाता हूं आप लोगों को। देखिए अभी आपको समझाएगा विलय विलायक क्या होता है। मान लीजिए कि यह बर्तन है, अगर इस बर्तन में नमक और पानी में मिलाता हूं। ठीक है, इस बर्तन में पानी है और इस पानी में मैं नमक को मिलाता हूं। तो नमक को मिला रहा हूं, जिसे मिला रहा हूं वो आपका विलय कहलाएगा, मतलब नमक आपका विलय कहलाएगा। और जिसमें मिला रहा हूं वो आपका क्या कहलाएगा? विलायक कहलाएगा। या तो आप इस प्रकार ये समझ सकते हो कि जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम विलय बोलते हैं, जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे हम विलायक बोलते हैं। जैसे नमक और पानी में, तो पानी की मात्रा अधिक है ना, तो पानी की मात्रा अधिक है तो विलायक कहलाएगा, और नमक की मात्रा कम है तो वो विलय कहलाएगा। इतना चीज कंफर्म हो गया आप लोगों को। और ये पूरे के पूरे जो पानी और नमक जो मिल के तैयार होता है उसे हम लोग बोलते हैं मेरे प्यारों बच्चों विलयन। क्या बोलते हैं? उसे हम लोग विलयन बोलते हैं। जो दोनों के मिलने से बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं मेरे प्यारों बच्चों? विलयन बोलते हैं। तो अब यहां से मेरे प्यारों बच्चों कह रहा है कि विलयन जो है वो कितना है? 1 लीटर है। ठीक है, क्या है? 1 लीटर है। परिभाषा क्या बना कि 1 लीटर बिलियन में, तो 1 लीटर बिलियन में घुले विलेय के मोलों की संख्या, ये जो विलेय है तो विलेय की मोलों की संख्या मेरे प्यार बच्चों उस बिलियन की क्या कहलाता है? मोलरता कहलाता है, या मोलरता उसे कहते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को कि 1 लीटर बिलियन में घुले विलेय की मोलों की संख्या उस बिलियन की क्या कहलाता है? मोलरता कहलाता है। सिंपल, यहां तक समझा गया। इतना से बात बनने वाला नहीं है, ये तो हमने समझा कि मोलरता होता क्या है। मेन है इसका फार्मूला, जिसपे क्वेश्चन वो एग्जामिनर पूछता है आपसे। तो चलिए यहां पे मैं लिखता हूं फार्मूला मोलरता का। डिटेल में मैं आपको समझा रहा हूं, पूरा एक एक वर्ड आप नोट कीजिए। मोलरता का फार्मूला क्या होता है मेरे प्यार बच्चों? तो मोलरता बराबर, पहले मैं हिंदी में लिखता हूं। मोलरता बराबर होता है विलेय के मोल। विलेय के मोलों की संख्या आप कह सकते हो। मैं लिख देता हूं विलेय के मोल। विलेय के मोल
गुणे 1000, गुणे 1000 और बटे में मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, विलेय का आयतन। क्या होता है, विलेय का आयतन। विलेय का आयतन वो भी किसमें मेरे प्यारे बच्चों, तो ml में होता है, क्योंकि ml में है इसलिए 1000 का गुणा हुआ है। तो यह होता है मोलरता का सूत्र मेरे प्यारे बच्चों हिंदी में। अब इसे इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है, देखिए ध्यान से। तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मोलरता को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। M बराबर क्या हो जाएगा, विलेय के मोल। विलेय के मोल को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग N से डिनोट करते हैं, किससे, N से। तो ये हो जाएगा N गुणे 1000 और बटे में विलेय का आयतन। विलेय का आयतन मतलब V, ठीक है। अब V किस में होगा, आपके ml में होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो यह फार्मूला बन के हो गया तैयार। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात और समझिए, अब यह मेन फार्मूला क्या होता है उसको समझिए। अब इससे भी मेन फार्मूला होता है, इसको मैं मॉडिफाई करके इस प्रकार लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि n बराबर क्या होता है। तो n बराबर होता है W बटे के एम। n बराबर क्या होता है, W बटे के m होता है। अब हम n की जगह W बटे m लिख देंगे, तो मेन फार्मूला जो लास्ट में आप लोगों को प्राप्त होगा वो देखने को मिलेगा कि m बराबर n। n की जगह हम लिख देंगे W बटे के m। तो ये हो जाएगा आपका फार्मूला W बटे के m गुणे v, और ऊपर तो आपका क्या रहेगा, 1000 रहेगा। तो ये फार्मूला इस तरह बन के तैयार हो जाएगा, और v किस में होगा मेरे प्यारे बच्चों, ml में होगा। तो मेन फार्मूला बन के आपका यह तैयार हो गया कि m बराबर W गुणे 1000 बटे में m गुणे v। अब v किस में होना चाहिए, ml में होना चाहिए। अब यह मेन फार्मूला बन के हो गया तैयार, ठीक है। तो यह मेन फार्मूला है, और इसमें भी आप लोगों को मैं सब कुछ डिटेल बताने वाला हूं कि कौन सी चीजें क्या हैं, ठीक है। इतना छोड़ने वाला नहीं हूं जल्दी से। ये स्मॉल W को हम लोग क्या कहते हैं, ये स्मॉल m को हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। साथ ही साथ V दिया है, V को हम लोग क्या कहते हैं, और कैपिटल M तो मोलरता को डिनोट करते ही हैं। कैपिटल M को क्या कहते हैं, सब कुछ डिटेल में आपको बताऊंगा ताकि आप कभी जिंदगी में भूले नहीं। तो देखो स्मॉल जो W होता है ये होता है विलेय का भार। क्या होता है, विलेय का भार होता है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से आप नोट कीजिए। यह होता है विलेय का भार, ठीक है। इसके बाद ये स्मॉल m क्या होता है, यह होता है विलेय का अणु भार। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, विलेय का अणु भार होता है। चलिए मेरे साथ नोट कीजिए, इतना बेहतरीन नोट्स आपको कभी कोई नहीं पढ़ा सकता है, ठीक है। विलेय का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, अणु भार बराबर ये V क्या होता है, तो V जो होता है मेरे प्यारे बच्चों विलेयन का आयतन होता है। क्या होता है, विलेयन का आयतन होता है। क्या लिख देंगे, विलेयन का आयतन, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल आता है मेरे प्यारे बच्चों, सारे न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को करा दूंगा, करा भी दिया हूं कुछ न्यूमेरिकल, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। और M कैपिटल M क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आप लोगों का मोलरता है, ठीक है, मोलरता है। समझ में आ गया आप लोगों को, कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। यहां तक चीजें क्लियर हो गया। जो कैपिटल M है यह मोलरता को डिनोट कर रहा है। तो ये अब जाके मेरे प्यारों जो ये क्वेश्चन आपके क्या हुआ, समाप्त हुआ। तो आपको एग्जामिनर अगर पूछे कि मोलरता को परिभाषित कीजिए, तो आपको तो आंसर यही लिखना है कि 1 लीटर बिलियन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को उस विलियन की मोलरता कहते हैं। फार्मूला लिख दीजिए। अब इतना डिटेल में मैंने समझा दिया कि कभी जिंदगी में मोलरता को आप भूल ही नहीं पाओगे, बस इस पे न्यूमेरिकल करना बाकी है। इस पे न्यूमेरिकल कर दोगे, सारी चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। पहला प्रश्न डिटेल में समझ में आ गया आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारों। क्वेश्चन नंबर दूसरा बढ़ने से पहले एक चीज और बता देता हूं आप लोगों को। एक मोलरता होता है ना, एक मोललता होता है, मोललता, ठीक है। तो मोललता क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो मोललता में कुछ अंतर नहीं है, बस सेम चीज वही है। मोललता कोई आपसे पूछे तो यहाँ पे जो 1 लीटर लिखे हैं ना, तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 1 किलो विलायक हो जाएगा, ठीक है। 1 लीटर विलियन है ना, तो यहाँ पे लिखोगे 1 लीटर विलायक। बस देखिए परिभाषा सेम यही रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आप मॉडिफाई कर दोगे तो ये चीज भी आप समझ लो, ठीक है। कि मोललता क्या होता है, तो मोललता मेरे प्यारे बच्चों परिभाषा ये होगा कि 1 लीटर विलायक में, यहाँ पे क्या लिखोगे, 1 लीटर, 1 लीटर की जगह आप क्या कर दोगे, 1 किलो कर दो। क्या कर दोगे, 1 किलो विलायक में, बस अंतर यही है। यहाँ पे 1 लीटर है ना, यहाँ पे 1 किलो कर दो। तो 1 किलो विलायक में घुले विलो की मोलों की संख्या उस विलायक की क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, मोललता कहते हैं,
ठीक है, मोललता, बस अंतर यही है। फार्मूले में मेरे प्यारे बच्चों फार्मूला भी मोललता का सेम यही होता है मेरे प्यारे बच्चों, बस यहाँ पे वी की जगह कैपिटल डब्ल्यू हो जाता है। ठीक है, मोललता की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे ये भी कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। एम बराबर फार्मूला हो जाएगा डब्ल्यू गुणे 1000 और बटे में एम गुणे वी की जगह मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, सिर्फ कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा। बस ये हो गया मोललता के लिए मेरे प्यारे बच्चों। तो मोललता इसे कहते हैं और ये आपका मूलरता था। ठीक है, तो मोलरता आपको समझ में आ गया, ये मोललता समझ में आ गया। दोनों चीजें क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, तो मैं इसलिए बता दे कि दोनों साथ में आते हैं, तो उसको मैं लिखा नहीं था, मेन आप लोगों का ये है, उस पे भी क्वेश्चंस आते हैं तो उसको भी मैंने बता दिया, सेम परिभाषा यही है। बस 1 लीटर की जगह आप क्या लिख दोगे, 1 किलो विलायक लिख दोगे और यहाँ वी की जगह क्या हो जाएगा, फार्मूले में कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा, बस, और कोई अंतर नहीं है। समझ में आ गया। चलिए दूसरा प्रश्न की तरफ देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए दूसरा प्रश्न भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। इस पे भी न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछा जाता है और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है कि मोल प्रभाज से आप क्या समझते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो मोल प्रभाज से आप क्या समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिए कि मोल प्रभाज क्या है। मोल प्रभाज का मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये कहता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई मैं पात्र ले लेता हूं, बर्तन ले लेता हूं, और यह बर्तन आप लोगों का है और इसमें जो है मान लीजिए कि ये विलियन है। ठीक है, इसमें विलियन भरा हुआ है। ठीक है, और इस विलियन में मेरे प्यारों जो 2 घटक में मान लेता हूं, 2 घटक मान लेता हूं, मान लीजिए कि एक घटक ए मैंने मान लिया और एक घटक बी मान लिया। ठीक है, तो इसमें पूछता है, ठीक है, कि मोल प्रभाज का मतलब होता है, प्रभाज मतलब अंश कहिए या हिस्सा कहिए, मतलब ए का हिस्सा इसमें कितना है या बी का हिस्सा इसमें कितना है, उसी को हम लोग मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए उत्तर में आप लिखोगे क्या कि बिलियन में उपस्थित, देखिए पूरा बिलियन है, बिलियन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलियन में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, बराबर होता है। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। जैसे अगर मुझे ए का मोल प्रभाज निकालना है, तो ए का मोल प्रभाज निकालना है तो हम लोग परिभाषा देंगे कि विलियन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाज, मतलब मान लीजिए कि ए घटक का मोल प्रभाज निकालना है तो उस घटक के मोलों की संख्या, मतलब ए जो है ए घटक के मोलों की संख्या तथा विलियन में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। फार्मूला कैसे निकालेंगे ये समझिए। अगर मेरे प्यारे बच्चों हमें अगर ए घटक का, सूत्र समझिए, सूत्र पे एक क्वेश्चन आता है, अगर हमें ए घटक का मोल प्रभाज निकालना हो, ए घटक का मोल प्रभाज अगर आप क्वेश्चन में हमें न्यूमेरिकल में पूछे कि ए घटक का मोल प्रभाज बताइए, तो बताइए फॉर्मूला हम लोग कैसे लिखेंगे, कैसे निकालेंगे। तो ए घटक का मोल प्रभाज अगर आपको निकालना हो तो हम लोग लिखेंगे इसे यक्स ए, तो यक्स ए कहिए, इसे काई के नोट करते हैं, काई से, काई ए कहिए चाहे यक्स ए। तो एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो यक्स ए बराबर देखिए विलियन में उपस्थित किसी घटक के मोल प्रभाज का उस घटक के मोलों की संख्या। तो अगर हम ए घटक का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं तो सबसे पहले ऊपर क्या चाहिए, हमें ऊपर चाहिए कि उस घटक के मोलों की संख्या, तो उस घटक के मोलों की संख्या मतलब एन ए। ठीक है, तो एन ए बटे में बिलियन में उपस्थित कुल घटक, तो कुल घटक मतलब ए और बी, तो दोनों घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है, तो बटे में हो जाएगा आपका एन ए प्लस एन बी। यह मेरे प्यारे बच्चों फार्मूला हो गया ए घटक का मोल प्रभाज निकालने का। ठीक है, इसी तरह अगर आपसे मेरे प्यारे बच्चों ए नहीं बी वाला पूछ दे कि बी घटक का मोल प्रभाज निकालिए, तो बी घटक का मोल प्रभाज निकालने का सूत्र क्या होगा, यहाँ लिखेंगे बी घटक का मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज या मोल अंश का ये दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो बी घटक का मोल प्रभाज निकालना है तो सेम वही आप लोगों का यहाँ पे एक्स बी हो जाएगा, ऊपर आप लोगों का जिसका निकाल रहे हैं उसका संख्या हो जाएगा, मतलब एन बी ऊपर हो जाएगा और नीचे दोनों संख्याओं का गुणनफल एन ए प्लस एन बी। ठीक है, हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों बी घटक का मोल प्रभाज निकालने का सूत्र। देखिए परिभाषा यही आप लोगों से बोला है, इसमें कोई यहाँ पे समझने वाली बात ऐसा कठिन है ही नहीं, आप समझिए। देखिए बिलियन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के क्या है, देखिए बराबर है। जैसे परिभाषा बोला उस तरह सूत्र निकल गया।
तो दोनों सूत्र आप लोगों के क्लियर हो गए। तो जब भी ए घटक का मोल प्रभाज निकालना हो तो ये वाला फार्मूला लगाओगे, बी घटक का मोल प्रभाज निकालना होगा तो ये फार्मूला निकालोगे। अब साथ ही साथ इसका मैं मुझे विवरण भी बताना पड़ेगा कौन सी चीजें क्या है, तब आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा आपको कि Na किसे कहते हैं, ठीक है, Nb किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, साथ ही साथ यक्स ए यहाँ पे क्या है और यहाँ पे एक्स बी क्या है, ठीक है। ये सब कुछ बताना पड़ेगा, एग्जामिनर लिखोगे तभी एग्जामिनर पूरा नंबर देगा। तो Na मतलब ए मोलों की संख्या, ए के मोलों की संख्या होगी, ए के मोलों की संख्या, ठीक है, नोट कीजिए। इसी तरह यहाँ पे एक्स बी जो है वो बी के मोलों की संख्या होगी, बी के मोलों की संख्या, ठीक है। इतना डिटेल में आप लोगों को कोई नहीं समझाएगा मेरे प्यार बच्चों। मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा मेरे चैनल पे पढ़े, चाहे कमजोर हो चाहे तेज हो। और एक्स ए काई ए का मतलब होता है ए का मोल प्रभाज, ए का मोल प्रभाज। और इसी तरह मेरे प्यार बच्चों जो यक्स बी है वो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों बी का मोल प्रभाज, बी का मोल प्रभाज हो जाएगा। तो क्लियर है, समझ में आ गया आप लोगों को सारी चीजें। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया कि मूल प्रभाज से आप क्या समझते हैं। तो इतना डिटेल में आप लिखोगे तो पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। इस पे न्यूमेरिकल बनता है मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे फार्मूले इस पे न्यूमेरिकल बनता है। 3 नंबर का न्यूमेरिकल आता है, लिख के लो, 3 नंबर के न्यूमेरिकल इस पे पूछे जाते हैं। तो जितना डिटेल में यहाँ पढ़ रहे हो न्यूमेरिकल बिल्कुल आसान तरीके से आप करके चले आओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखिए तीसरा टॉपिक वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मेरे प्यारे बच्चों। इस पे मेरे प्यारे बच्चों आपके न्यूमेरिकल बनते हैं 100% मेरे प्यारे बच्चों, इस पे न्यूमेरिकल बनते हैं। चलिए इस प्रश्न को तैयार करते हैं। क्या प्रश्न है कि क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इस पे न्यूमेरिकल 3 नंबर के लिए आपके एग्जाम में बनता है। तो क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए पहले परिभाषा पढ़िए कि किसी विलायक में, ध्यान समझिए, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोल देने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक में हम लोग क्या कहते हैं, उन्नयन कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों आप समझने का प्रयास कीजिए। अगर मैं यहाँ पे कोई एक पात्र बर्तन ले लेता हूं, ठीक है, और इस बर्तन में मेरे प्यारे बच्चों मान लीजिए कि कोई विलायक इसमें है, ठीक है, कोई विलायक इसमें उपस्थित है, ठीक है, और इस विलायक में मेरे प्यारे बच्चों अगर कोई हम अवाष्पशील पदार्थ मिला देते हैं, मान लीजिए ग्लूकोज मिला देता हूं, यहाँ पे ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है C6H12O6। मान लीजिए ग्लूकोज यहाँ पे मिला देता हूं इस विलायक में, ये आपका क्या है, विलायक है, ठीक है। तो अगर इस विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मान लीजिए ग्लूकोज मिला देता हूं तो इसमें जो है कितना वृद्धि क्वथनांक हुआ, ठीक है, इसके क्वथनांक में कितना वृद्धि हो गया मेरे प्यारे बच्चों, कितना बढ़ गया, वही कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों वृद्धि क्वथनांक। तो वही बोला है कि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोल देने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। तो जो क्वथनांक में जो वृद्धि हुई है उस वृद्धि को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है आप लोगों को, इस पे आप लोगों का सूत्र बनता है, उसी पे आता है। इसको देखिए क्वथनांक में उन्नयन को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग डेल्टा टीबी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, डेल्टा टीबी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ फार्मूला बन के आ जाएगा कि डेल्टा टीबी बराबर फार्मूला बनेगा मेरे प्यारे बच्चों 1000 गुणे के बी और गुणे डब्ल्यू बटे में एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू, वो भी ग्राम में। यह फार्मूला मेरे प्यारे बच्चों बन के क्या हो जाएगा, तैयार। यह होता है क्वथनांक में उन्नयन का फार्मूला मेरे प्यारे बच्चों, नोट कर लो, ठीक है। यहाँ पे मैं सब कुछ आपको बताऊंगा कि कौन सी चीजें क्या हैं। जैसे यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि डेल्टा टीबी यहाँ पे क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ बताना पड़ेगा कि केबी यहाँ पे क्या है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों स्मॉल डब्ल्यू क्या है, फिर स्मॉल एम यहाँ पे क्या है और कैपिटल डब्ल्यू यहाँ पे क्या है, तब जाके एग्जामिनर आपको पूरा का पूरा नंबर देगा। तो देखिए डेल्टा टीबी जो है वो क्वथनांक में उन्नयन है, तो यहाँ लिखेंगे आप कि क्वथनांक में उन्नयन। चलिए मेरे साथ आप भी लिखिए क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों केबी क्या है, तो केबी है आपका मोलल उन्नयन स्थिरांक। ये क्वेश्चन में आपको देगा, जब न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको यह वैल्यू आपको ऑलरेडी देगा।
मोलल उन्नयन स्थिरांक, जिसे हम लोग बोलते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्लियर है। इसके बाद स्मॉल डब्ल्यू जो है वो विलय का भार होता है, ये तो आप लोग जानते हो, बहुत बार बता चुका हूं आप लोगों को। क्या होता है? विलय का भार होता है, तो यहाँ पे लिखोगे विलय का भार। और इसके बाद जो स्मॉल एम होता है वो विलय का अणु भार होता है। स्मॉल एम जो होगा हो जाएगा विलय का अणु भार। तो यहाँ लिखिए विलय का अणु भार। बेहतरीन नोट्स बनाइए, इससे बेहतर नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। और जो कैपिटल डब्ल्यू है मेरे प्यारों, जो विलायक का भार होता है। किसका होता है? विलायक का भार होता है। विलायक का भार होता है। समझ आ गया आप लोगों को? ये सारी चीजें हैं। तो क्वथनांक में उन्नयन आप लोगों को डिटेल में मेरे प्यार बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मेरे प्यार बच्चों कुछ चीजें और मैं बताना चाहूंगा, उसको आप नोट कर लो। एक आप लोगों को टॉपिक पूछा जाता है, ठीक है, वो कौन सी टॉपिक है? हिमांक में अवनमन। क्या पूछता है? हिमांक में अवनमन कभी कभी पूछ लेता है। तो मैं इसी जगह आपको बता देता हूं, थोड़ा सा समय दीजिए, इसको भी समझ लीजिए। हिमांक में अवनमन, इस पे भी आपके न्यूमेरिकल बनते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों एक चीज आपने देखा कि क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन मतलब होता है बढ़ना, ठीक है, वृद्धि। और अवनमन मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों कमी। क्या होता है? अवनमन मतलब कमी होता है। आप लोगों को मैं बता दूं परिभाषा सेम वही रहेगा, परिभाषा आपका सेम यही रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो हिमांक में अभी हेडिंग डाल लीजिए, मैं बोल रहा हूं हेडिंग आप डाल लीजिए। हिमांक में अवनमन हेडिंग डाल लीजिए, और जैसे बता रहा हूं वैसे लिखिए। यहां पे लिखिए किसी विलायक में, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोल देने पर, अब यहाँ पे आपको क्वथनांक नहीं लिखना है, ठीक है, घोल देने पर क्वथनांक नहीं, यहाँ पे हिमांक कर दीजिए। हिमांक में होने वाली वृद्धि की जगह कमी कर दीजिए। कमी को हिमांक में अवनमन कहते हैं। उन्नयन की जगह क्या कर दोगे? अवनमन कहते हैं। यह परिभाषा किसका बन गया? हिमांक में अवनमन का बन गया मेरे प्यारे बच्चों। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला आप लिख लो। हिमांक में अवनमन का फॉर्मूला होता है डेल्टा टी एफ बराबर डेल्टा टी एफ। इसे हम लोग डेल्टा टी एफ से नोट करते हैं। डेल्टा टी एफ बराबर फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों 1000 गुणे के एफ। यहाँ के एफ क्या होता है? तो मैं बताऊं, के एफ जो होता है मोलल अवनमन स्थिरांक होता है, और गुणे स्मॉल डब्ल्यू और बटे में एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू, वो भी किस में? ग्राम में होगा। तो फार्मूला सेम मेरे प्यारे बच्चों वैसा ही है, बस यहाँ पे हिमांक में अवनमन है तो डेल्टा टी एफ से डिनोट कर देंगे। और यहाँ पे जो के एफ आया है, ठीक है, तो के एफ आपका कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों मोलल मोलल अवनमन अवनमन स्थिरांक। क्या कहलाएगा? मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाएगा। और वहां पे क्या था मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पे तो आपका के एफ है, और यहाँ पे सिर्फ के बी था। तो के बी क्या था यहाँ पे प्यारे बच्चों? मोलल उन्नयन स्थिरांक। और यहाँ पे के एफ है तो मोलल अवनमन स्थिरांक। तो मेरे प्यारे बच्चों हिमांक में अवनमन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस पे भी न्यूमेरिकल आता है, इसलिए मैं यहीं पे इसको क्या किया हूँ, जिक्र कर दिया हूँ इसका, ताकि ये भी क्लियर हो जाए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखिए ये वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछता है कि प्रतिलोम परासरण क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। प्रतिलोम परासरण किसे कहते हैं? देखिए प्रतिलोम परासरण, सबसे पहले आप जानिए कि परासरण किसे कहते हैं। जब परासरण आप जान जाओगे तो प्रतिलोम भी आप जान जाओगे। तो परासरण समझे के लिए आपको एक चीज की जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए कि ये आप लोगों का जो है वो अर्धपारगम झिल्ली है, ठीक है, ये अर्धपारगम झिल्ली मैंने मान लिया, और अर्धपारगम झिल्ली की इस साइड कम सांद्रता वाला, ठीक है, यहाँ पे कम सांद्रता है, और यहाँ पे एक अधिक सांद्रता वाला मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कम सांद्रता वाला यहाँ विलयन है, और इधर आपका अधिक सांद्रता वाला क्या है मेरे प्यारों? जो विलयन है। परासरण किसे कहते हैं उसे समझिए। तो कम सांद्रता वाला विलयन है, इधर आप लोगों का अधिक सांद्रता वाला विलयन है, और बीच में आप लोगों का क्या है? अर्धपारगम झिल्ली है। तो परासरण किसे कहते हैं? कि जब कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाए, तो वहां पे क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? क्या होता है कि जब कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम झिल्ली से होते हुए जाए,
तो उसे हम लोग बोलते हैं परासरण। क्या बोलते हैं? परासरण बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अब समझिए यहां पे जस्ट उल्टा हो जाएगा। प्रतिलोम परासरण में क्या है कि यदि, ध्यान समझिएगा, कि यदि परासरण दाब से अधिक दाब विलयन पर लगाया जाता है, तो मेरे प्यारे बच्चों, तो विलायक के अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाहित होने लगता है। यह प्रक्रिया परासरण के विपरीत होती है, इसलिए इसे प्रतिलोम परासरण कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जस्ट उल्टा है। परासरण में हमने अभी बताया आप लोगों को कि जब कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाए तो परासरण होता है। ठीक है, लेकिन परासरण से भी अगर अधिक दाब लगा दें तो यह क्रिया उल्टा होने लगती है। अब यह क्रिया अधिक सांद्रता से किधर होने लगेगी? कम सांद्रता की ओर होने लगेगी। कब? जब परासरण से अधिक दाब लगा देंगे तो वो आप लोगों का प्रतिलोम परासरण कहलाएगा। वही चीज है ना कि यदि परासरण दाब से अधिक दाब विलयन पर लगाया जाता है तो विलयन के अणु जो है अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाहित होने लगता है। यह प्रक्रिया परासरण के विपरीत होती है और इसलिए इसे हम लोग प्रतिलोम परासरण कहते हैं। बस ये ही पूछता है मेरे प्यारे बच्चों, इतना ही आपको लिख के आना है, बस काम आप लोगों को क्या हो जाएगा? बन जाएगा। क्लियर है प्रतिलोम परासरण? मेरे प्यारे बच्चों नोट कर लो इसको। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न नंबर पांचवा प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर पांचवा। देखिए प्रश्न नंबर पांचवा क्या है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन है। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? तो इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रोड विभव आपको भी मालूम है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे मान लीजिए कि मैं एक ले लेता हूं यहाँ पे अर्ध सेल। ठीक है, क्या ले लेता हूं? अर्ध सेल ले लेता हूं और यहाँ पे मैं दो धातु की छड़ को यहाँ पे क्या कर देता हूँ? डुबो देता हूँ। ठीक है, इसमें दो धातु की छड़ को क्या कर देता हूं मेरे प्यारे बच्चों? डुबो देता हूं। ये आप लोगों का, ठीक है, अर्धसेल है। इसमें दो धातु की छड़ को मैंने क्या किया? डुबो दिया। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आप लोगों को देख रहा है, ये मान लीजिए कि जिंक की यहाँ पे छड़ है, जिंक की। तो यह छड़ जो है और ये वाला जो छड़ आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, एक चीज आप लोगों को समझ में आ जाएगा तुरंत। देखिए, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं कि जब किसी धातु की छड़ को, जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो छड़ और विलयन के बीच में एक विभव स्थापित हो जाता है या विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। तो विभवांतर जो उत्पन्न हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? एक बार फिर सुन लीजिए कि जब किसी धातु की छड़ को, देखिए धातु की छड़ है, जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो छड़ और विलयन के बीच एक विभव या विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड विभव समझ में आ गया आप लोगों को? हमसे पूछा क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव करने के लिए बस दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो हमें टेम्परेचर की, जो कि वो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे होना चाहिए, ताप। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब 1 एटीएम का होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। बस अगर इस पे कोई चीज होता है तो वो आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। परिभाषा देख लो, वही चीज तो है कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर, एक वायुमंडलीय दाब पर जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबोते हैं तो विलयन में उत्पन्न होने वाले विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। बस बात खत्म। ठीक है, बस दो चीज ऐड करना, 25 डिग्री सेल्सियस ताप होना चाहिए और 1 एटीएम दाब होना चाहिए। बस उस पे जो विभव उत्पन्न होगा उसे हम लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों? समझ में आ गया? इसे किससे दर्शाते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों ई नॉट से इसे दर्शाते हैं। किससे? ई नॉट से इसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव को। तो ये भी चीजें क्लियर हो गया आप लोगों को? तो मानक इलेक्ट्रोड विभव एग्जाम में पूछता है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, तो आपको सेम यही परिभाषा लिखना है और आपको नंबर मेरे प्यारे बच्चों दे दिए जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, एक दो बार बढ़िया से पढ़ के उसको याद कर लेना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, नेनस्टार्ट समीकरण पूछता है और इस पर न्यूमेरिकल भी मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों। नेनस्टार्ट समीकरण पूछता है, इसका बस आप लोगों को समीकरण लिखने के लिए बोलता है कि नेनस्टार्ट समीकरण क्या है। तो देखिए ध्यान से
कि इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन के सांद्रण के बीच संबंध को बताने वाले समीकरण को नेनसट समीकरण कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। किसके बीच? तो इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन के सांद्रण के बीच संबंध बताने वाले समीकरण को ही हम लोग क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? नेनसट समीकरण कहते हैं। और इसका समीकरण क्या होता है, ध्यान समझिए। यह होता है मेरे प्यारे बच्चों ई बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों ई नॉट माइनस 2.303 आर टी और बटे में होता है मेरे प्यार बच्चों एन एफ, ठीक है, एन एफ लॉग बेस 10, फिर इधर होता है आपका 1 बटे में एम एन प्लस धातु आयन, ठीक है। यह होता है मेरे प्यार बच्चों नेन्स्टन समीकरण। इसको आप अच्छे तरीके से नोट कर लो, यह फार्मूला होता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला है। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों इस तरह, ई बराबर ई नॉट माइनस 0.0591 और बटे में एन। एन का मान मेरे प्यारे बच्चों 98%, 99% कह सकते हो कि एन का मान 2 होता है, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा आपका लॉग बेस 10 और यहाँ पे 1 बटे एम एन प्लस धातु आयन, ठीक है, यह होता है। तो दोनों में से कोई फार्मूला लिख दोगे, दोनों एक ही फार्मूले हैं, ठीक है। बस लिखने का तरीका मेरे प्यारों चो अलग है। यही आपका नेनसेट समीकरण है। इसमें भी आपको पूरा का पूरा डिटेल आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी चीजें क्या हैं। तो यहाँ पे चलिए उसको नोट कीजिए। तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि ई क्या है, इसके बाद यहाँ पे ई नॉट दिया हुआ है, इसे क्या कहते हैं, आर दिया हुआ है, कैपिटल आर को क्या कहते हैं, टी को क्या कहते हैं, स्मॉल एन को क्या कहते हैं, कैपिटल एफ को क्या कहते हैं, और यहाँ पे एम एन प्लस धातु आयन दिया, इसको क्या कहते हैं। तो ये सारी चीजें आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में। चलिए एक एक करके बताता हूं। देखिए ई क्या होता है, ई जो है मेरे प्यारे बच्चों विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं इसे। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड विभव। नोट कीजिए, यह हो जाएगा आप लोगों का इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का ई नाट, ई नाट जो है वो है मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो ये हो जाएगा आप लोगों का मानक इलेक्ट्रोड विभव। और उसके नीचे आप देखोगे तो उसके नीचे आपको दिया है कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या मेरे प्यारे बच्चों, तो यह है आपका गैस स्थिरांक। क्या है, गैस स्थिरांक या गैस नियतांक है ये आपका क्या है, गैस नियतांक है। जब न्यूमेरिकल लगाओगे सारे वैल्यू आपको दिए रहेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कैपिटल टी क्या है, तो यह परम ताप है। क्या है, परम ताप है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद यहाँ पे एन क्या है, एन आप लोगों का इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। एन जो है वो है आप लोगों का इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसके बाद नीचे बढ़ते हैं, नीचे क्या आप लोगों का कैपिटल एफ है, कैपिटल एफ है फैराडे नियतांक। क्या है, फैराडे नियतांक। तो ये हो जाएगा आप लोगों का फैराडे नियतांक। इसके बाद आप लोगों का यह क्या है, एम एन प्लस धातु आयन। तो ये आपका धातु आयन का सांद्रण है। जब कोष्टक में कर दोगे तो यह सांद्रण हो जाता है, तो हो जाएगा धातु आयन का सांद्रण। धातु आयन का सांद्रण इतना डिटेल लिखोगे ना तब जाके एग्जामिनर आपको नंबर देगा। इतना डिटेल पढ़ाया जाता है। कोई आप लोगों को पूरे यूट्यूब चैनल पे इतना बेहतरीन तरीके से आप लोगों को नहीं बताएगा। कोई भी बताएगा सिर्फ परिभाषा बता के छोड़ देगा। इतना डिटेल में कोई आप लोगों को समझाने वाला नहीं है। तो मैं आप लोगों को एक ही बार पढ़ो कि अच्छे से पढ़ो, ताकि सारी चीज आपके दिमाग में जो है मेरे प्यारे बच्चों फिट हो जाए, कभी जिंदगी में वो भूलने वाले न हो। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया ये वाला प्रश्न भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, उसको देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7वां। देखिए प्रश्न नंबर 7वां क्या है कि आर्हेनियस समीकरण दीजिए तथा इसमें प्रयुक्त प्रतीकों का अर्थ लिखे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, आप लिख के रखो, ये आपके एग्जाम में 100% आपके बनने वाले हैं। ठीक है, प्रश्न आर्हेनियस समीकरण दीजिए तथा इसमें प्रयुक्त प्रतीकों का अर्थ बताइए। आप लिखिएगा उत्तर में कि आर्हेनियस ने वेग स्थिरांक तथा परम ताप के बीच एक संबंध बताया, जिसके अनुसार ताप बढ़ाने से वेग में चर घातांकीय रूप में क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, वृद्धि होती है। तो आर्हेनियस समीकरण क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आर्हेनियस समीकरण है के बराबर ए इंटू ई पे पावर माइनस
ई ए और बटे आर टी होता है। ठीक है, यह मेरे प्यार बच्चों होता है आर्हेनियस समीकरण। इसको नोट कर लो, यह होता है आर्हेनियस समीकरण, यही समीकरण पूछता है। और इसमें भी आपको लिखना पड़ेगा कौन सी चीजें क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूं। यहाँ आपको बताना पड़ेगा कि के क्या है, इसके बाद यहाँ पे ए क्या है, इसके बाद आपको ई ए क्या है यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे आर क्या है, इसके बाद यहाँ पे एक चीज और बचा है ना, टी क्या है। ये सारी चीजें बताना पड़ेगा आपको। तो चलिए लिखते हैं। तो कैपिटल के क्या यहाँ पे, वेग स्थिरांक क्या है, वेग स्थिरांक है, इसको नोट कीजिए, वेग स्थिरांक। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ए क्या है, तो ए आपका आवृत्ति गुणांक है। ये जो है वो होता है आवृत्ति गुणांक। इस पे आप लोगों के न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, आवृत्ति गुणांक। और ई ए क्या है, तो ये आप लोगों का है सक्रियण ऊर्जा। क्या है, सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा। इसके बाद और क्या बचा, कैपिटल आर। कैपिटल आर तो गैस नियतांक है, अभी देखा आपने पहले, इससे पहले वाला, उसमें भी कैपिटल आर था। तो गैस नियतांक या स्थिरांक है। और कैपिटल टी क्या है, परम ताप। ये वाला भी आपने देखा, परम ताप, परम ताप। क्लियर है। तो ये वाला भी मैंने हमने डिटेल में आप लोगों को क्या किया मेरे प्यारे बच्चों बता दिया। आर्हेनियस समीकरण, ये आपके एग्जाम में जरूर से जरूर पूछा जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इतना क्वेश्चन में वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, बस आप अच्छे तरीके से तैयार करते रहो। लोगों को केमिस्ट्री के ऐसे टॉपिक बताने वाला हूँ, 4 ऐसे नियम आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर ये 4 टॉपिक पढ़ लोगे 100% गारंटी मेरा कि एग्जाम में यहां से 2 टॉपिक आप लोगों को जरूर से पूछेगा। लिख के बताता हूं आप लोगों को कि 4 टॉपिक में से 2 टॉपिक हमेशा आता है, हर साल आता है। तो इस वीडियो में मैं 4 टॉपिक को कवर किया हूं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, और टेलीग्राम के लिंक को वहां पे आप लोग ज्वाइन कर लेना। जैसे यहां से ये वीडियो आप देखोगे और वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, यहाँ पे पीडीएफ आप लोगों को फ्री में दिया जा रहा है, कोई चार्ज नहीं। आप पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर लीजिए। बस आप देखिए, नोट करने की भी जरूरत नहीं है कि कॉपी पेन लेके आप नोट करोगे, समय बर्बाद करोगे। आप बस यहाँ पे इन नियमों को समझना है और यही पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके ज्वाइन कर लो। अब पूरा नियम 4 नियम में आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा। 4 में से 2 नियम तो फिक्स है आप लोगों के, हर साल आता है और इस बार भी आएगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। ये चीजें जो है 100% फिक्स है। आप किसी भी कोचिंग में पढ़ते हो या स्कूल में पढ़ते हो, ये 4 नियम किसी भी टीचर को दिखा देना, वो टीचर आपको बता देगा कि इंपॉर्टेंट है या नहीं। अब बिल्कुल डिटेल में लिख कर लेकर आया हूं। तो चलिए पढ़ते हैं। और जिसमें से पहला जो क्वेश्चन है और पहला जो नियम है वो आप लोगों का है हेनरी का नियम। आपको भी मालूम होगा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हेनरी का नियम। पूछता है कि हेनरी का नियम लिखिए, उसकी सीमाएं व अनुप्रयोग लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और मेरी गारंटी है कि इस बार 100% ही आप लोगों की एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि हेनरी का नियम क्या है। इसे आप लोगों को बेहद अच्छे तरीके से आप समझना पड़ेगा। जब एक बार समझ लोगे तो आप लोग किसी तरह इस क्वेश्चन को कर पाओगे। और पीडीएफ आपको फ्री में मिल जा रहा है, लिखने की कोई जरूरत नहीं। देखिए हेनरी का नियम क्या कहता है। सबसे पहले एग्जाम में लिखने का तरीका क्या है, किस मेथड से लिखोगे। पहले आप हेनरी का हेडिंग डालोगे, हेनरी का नियम आपकी मेन हेडिंग रहेगी। ठीक है, ब्लैक पेन से। इसके बाद लिखोगे कि नियम कहता क्या है कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस के द्रव में विलयता गैस के दाब के क्या होता है, समानुपाती होती है। ठीक है, स्थिर ताप मतलब कि आप लोगों का टेम्परेचर जो कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को डिटेल में समझाता हूं। देखिए अगर मान लीजिए कि मैं कोई यहाँ पे एक पात्र ले लेता हूं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक पात्र ले लिया, बर्तन ले लिया यहाँ पे। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक पात्र ले लिया, इसमें मैंने क्या किया, किया आपके कुछ मैंने यहाँ पे द्रव ले लिए, जिसे लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, तरल पदार्थ या द्रव मैंने ले लिया। और इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें मैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन गैस क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे घोल रहा हूँ। ऑक्सीजन गैस यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, घोल रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को देखना मिलेगा, लेकिन याद रहे कि टेम्परेचर जो है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। वही चीज है, बस आप देखो समझने का प्रयास करो, आप आराम से लिख पाओगे। देखिए क्या बोला है,
इस नियम के अनुसार, यही आपको याद करवा दूंगा, यही इस नियम के अनुसार स्थिर ताप मतलब टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होना चाहिए, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। तो यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन को घोल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे नियम ये कहता है कि अगर तापमान आप लोगों का कांस्टेंट है और किसी भी गैस की अवस्था को हम यहाँ पे घोल रहे हैं, तो नियम आपको ये होगा कि जितना ऊपर से आप क्या लगाओगे, प्रेशर, जितना ऊपर से आप प्रेशर लगाओगे गैस उतना ही ज्यादा क्या होगी, इसमें घुलेगी। नियम बस ये कह रहा है कि जितना ज्यादा आप ऊपर से प्रेशर लगाओगे गैस उतना ही ज्यादा घुलेगी। मतलब अगर हम बात करें मोटी मोटा, तो दाब बढ़ाओगे तो वियलता भी बढ़ेगी, या दाब घटाओगे तो वियलता भी घटेगी। वही चीज यहाँ पे लिखा है कि एम, एम मतलब होता है घुली हुई गैस की मात्रा, तो एम जो है वो समानुपाती होता है पी, पी मतलब गैस की दाब के। मतलब अगर यह बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, अगर यह घटेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, घटेगा। तो यहां से अगर हम इसको निकालें तो एम बराबर, अगर यहाँ समानुपाती का चिन्ह हटाता हूं तो बराबर में आ जाएगा के एच पी। के एच क्या यहाँ पे, तो हेनरी का नियतांक है। क्या है, हेनरी का नियतांक। समझ में आ गया आप लोगों को? बस ये नियम कहता है, तो हेनरी का नियम कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। बस इतना ही आप लोगों को पॉइंट लिखना है, इसके बाद इसकी सीमाएं लिखना पड़ता है। ठीक है, हेनरी के नियम की सीमाएं, चलिए इसकी सीमा देख लेते हैं। तो सीमा में लिखेंगे हेनरी के नियम की सीमाएं, हेडिंग डालिए, लिखेंगे पहला कि तनु विलयन पर लागू होता है। ये किस पे लागू होता है, तनु विलयन पर लागू होता है। दूसरा है कि निम्न दाब व उच्च ताप पर कार्य करता है। ठीक है, निम्न दाब व उच्च ताप पर कार्य करता है। जैसे आप देखोगे कोल्ड ड्रिंक वगैरह देखोगे, कोल्ड ड्रिंक, स्प्राइट, जो कोको कोला आता है, उसमें गैसों को इस प्रकार से भरा रहता है कि आपको ऊपर से मालूम नहीं चलेगा। जैसे उसको आप खोलोगे, उस ढक्कन को खोलोगे तो गैस क्या होंगी, वहां से बाहर निकल जाएंगी। ठीक है, तो हेनरी के नियम पे ही वो लागू होता है। और तीसरा है कि उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते। तो यह है हेनरी के नियम की सीमाएं। तो आपको समझ पूरा डिटेल समझ में आ गया होगा कि हेनरी का नियम है क्या। इसके बाद इसका अनुप्रयोग देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूछा था हेनरी का नियम भी और सीमा भी और इसका अनुप्रयोग भी, तो पूरा डिटेल में देखेंगे तब हम लोगों को पूरा नंबर मिलेगा। देखिए अनुप्रयोग, देखिए इन चीजों को आप लोगों को रट्टा नहीं मारना है, रट्टा मारोगे तो कुछ नहीं होगा, इनको समझना पड़ेगा आप लोगों को। पीडीएफ तो आपको मैं दे ही दे रहा हूं, तो पीडीएफ तब तक काम आएगा जब तक आप इसको समझे रहोगे। एक बार समझ लोगे बस याद हो जाएगा। अनुप्रयोग देखिए, इसलिए मैं इतना आराम आराम से एक स्टेप बता रहा हूँ कि बहुत सारे विद्यार्थी हैं, कमजोर से कमजोर विद्यार्थी हमारे चैनल पे, तेज से तेज विद्यार्थी हैं, तो सबको लेकर चलना पड़ता है। अनुप्रयोग में पहला लिखना गोताखोर द्वारा, क्या लिखोगे, गोताखोर द्वारा। इसके बाद दूसरा है शीतल पेय पदार्थ। इसके बाद फेफड़ों की क्रिया। ये तीनों चीजें जो हैं, शीतल पेय पदार्थ मतलब क्या, आप देख पा रहे हो कि वही चीजें जो मैंने अभी जिक्र किया कि कोको कोला, स्प्राइट में इस प्रकार गैसों को भरा जाता है कि आप उसको जान नहीं पाओगे, जब खोलोगे तो उससे गैस बाहर निकल जाती है। गोताखोर जो वहां पे करता है स्विमिंग, ठीक है, वो भी किसके, हेनरी के नियम पे ही वो लागू होता है उसका। फेफड़े की जो क्रिया हमारी होती है, जो भी कार्य होता है फेफड़े का, जब सांस लेते हैं बाहर छोड़ते हैं, वो भी किन्हीं क्रियाओं पर निर्भर करता है, हेनरी के नियम पे ही वो निर्भर करता है। तो ये कुछ अनुप्रयोग थे जो कि मैंने बता दिया। चलिए दूसरा नियम देख लेते हैं। दूसरा जो नियम है वो आप लोगों का है राउल्ट का नियम, लिखिए और उसकी सीमाएं बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपको नियम बता रहा हूं लिख के रखिए, गारंटी मेरा कि वो नियम आने ही वाला, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो राउल्ट का नियम लिखिए, उसकी सीमाएं बताइए। चलिए देखते हैं। तो राउल्ट का नियम आप हेडिंग डालोगे, लिखोगे कि इस नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाव के क्या होता है, बराबर होता है। अब ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि इस नियम के अनुसार किसी विलायक में, विलायक का मतलब आप समझते हो, विलायक का मतलब आप लोगों के लिक्विड फॉर्म में जो होता है, जैसे आप लोगों का जल हुआ, दूध हुआ, ठीक है, उसे हम तो विलायक बोलते हैं। तो किसी विलायक में अवाष्पशील विलय, अवाष्पशील विलय मतलब कि जिसमें विद्युत चालकत्व का गुण नहीं होता है, जिसमें विद्युत चालकत्व का गुण नहीं होता, जैसे आप कह सकते हो कि यूरिया हुआ, ग्लूकोज हुआ, चीनी हुआ, शर्करा आपका, ठीक है। तो वही कह रहा है कि अवाष्पशील विलय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक, मतलब कि अपेक्षित मतलब कमी, अवनमन विलय के मूल प्रभाव के बराबर होता है। बस सिंपल आप लोगों को यहाँ पे देखिए, लिखेंगे कि पी नॉट माइनस पी एस बटे में पी नॉट बराबर एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन।
इसका मतलब है ये आप लोगों का सूत्र है। और यहाँ पे जहां पे पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट जो है यह किसको दर्शाता है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है। और यह आप लोगों का क्या है, मोल प्रभाव है। ठीक है, एन बटे एन प्लस कैपिटल एन मोल प्रभाव है। अब कहने का मतलब बस वही चीज बोला है कि इस नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, तो ये आपका क्या है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाव के क्या होता है, बराबर होता है। बस इतना ही आप लोगों को लिखना है, काम आप लोगों का बन जाएगा, बस इतना ही। अब सीमा देखेंगे, लेकिन सीमा देखने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि अगर आपसे ये पूछ ले, एक नियम पूछता है, अगली बार भी इसी बार पूछा था और शायद इस बार भी पूछ दे कि अगर आपसे पूछे कि तनु विलयन के राउल्ट का नियम, अगर आपसे पूछ ले, या मैं जिक्र कर देता हूं थोड़ा सा कि तनु विलयन, इसको देख लेना क्योंकि एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि अगली बार आया था। तनु विलयन के अगर राउल्ट नियम पूछ ले, राउल्ट नियम, तो आप कैसे उसको डिफाइन करोगे, मैं थोड़ा सा जिक्र कर देता हूं। तो तनु विलयन के अगर राउल्ट नियम अगर आपसे पूछे तो बस फर्क ये होता है कि जो ये आप लोगों का एन प्लस कैपिटल एन है उसको हम लोग सिर्फ क्या दर्शाते हैं, कैपिटल एन से दर्शाते हैं, बस फर्क इतना ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि पी नॉट माइनस पी एस बटे में ये आपका पी नॉट बराबर, ये आपका स्मॉल है तो ये स्मॉल एन रहेगा, लेकिन एन प्लस कैपिटल एन को हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे कैपिटल एन सिर्फ लिख देंगे। या एन क्या है यहाँ पे, तो एन होता है मोलों की संख्या, जिसे हम लोग बोलते हैं कि भार बटे अणुभार बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आगे क्या कर सकते हैं, इस पे एक न्यूमेरिकल पूछा गया था। ठीक है, न्यूमेरिकल इस पे एक बनता है, किस फार्मूले पे मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि पी नॉट माइनस पी एस बटे में पी नॉट। ठीक है, बराबर, देखिए एन जो है, एन को हम लोग लिख देंगे यहाँ पे डब्ल्यू बटे एम, क्या लिख देंगे, डब्ल्यू बटे एम, क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू क्या है, भार, और एम जो है अणुभार है, और बटे में है तो इसको गुणा में चेंज कर दो। ये कैपिटल एन का भी फॉर्मूला ये होगा, कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल एम, तो कैपिटल एम कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और कैपिटल डब्ल्यू कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला बना है, इस फार्मूले पे एक न्यूमेरिकल इस बार आया था, शायद इस बार और आपको एक न्यूमेरिकल देखने को इसमें मिल जाए। ठीक है, यहाँ पूछता है कि वाष्प दाब और अणुभार में संबंध बताइए। तो वाष्प दाब और अणुभार में संबंध अगर दर्शाने के लिए सूत्र पूछे तो आप यही सूत्र आप यहाँ पे क्या करोगे, लगाओगे। समझ में आ गया। अब मैं जिक्र कर देता हूँ यहाँ पे एक एक करके। पी नॉट क्या है, पी नॉट जो है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। पी एस की अगर हम बात करें तो पी एस विलयन का वाष्प दाब है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और स्मॉल डब्ल्यू की अगर हम बात करें तो विलय का भार है, और स्मॉल एम की बात करें यहाँ पे तो विलय का अणुभार है। वहीं अगर हम कैपिटल डब्ल्यू की बात करें तो विलायक का भार है, और कैपिटल एम की बात करें तो विलायक का अणुभार है। सबको मैंने एक एक वर्ड करके बता दिया आप लोगों को। तो यहाँ से एक प्रश्न बन जाता है, शायद इस बार बन जाए कि तनु विलयन के राउल्ट नियम लिखिए तो यहाँ पे लिख देंगे, या सूत्र पूछ ले आपसे कि वाष्प दाब और अणुभार में संबंध, तो आप ये सूत्र दर्शा सकते हो। बाकी राउल्ट का नियम क्या कहता है, राउल्ट का नियम अभी हमने बताया आप लोगों को कि इस नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन विलय के मोल प्रभास के बराबर होता है। तो यहाँ पे वही चीजें हैं, ये आपको वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन है, ये मोल प्रभास का मोल प्रभाव है, ये क्या होते हैं, दोनों आपस में बराबर होते हैं। मैंने सब कुछ डिटेल में लिखा भी है। इसके बाद सीमा की अगर हम बात कर लें इसकी, तो सीमाएं देखिए इसकी क्या है। पहला सीमा लिखोगे यहाँ पे कि यह तनु विलयन पर लागू होता है, किस पे, यह तनु विलयन पे लागू होता है। और दूसरा कि यह वाष्पशील पदार्थों के विलयन पे लागू होता है। वाष्पशील मतलब आपके वही जैसे NaCl हुआ, नहीं वाष्पशील है, जैसे यूरिया हुआ, ग्लूकोज हुआ, शर्करा हुआ, ये सब वाष्पशील पदार्थ हैं। तीसरा है कि यह विद्युत अपघटय के विलयन पर लागू नहीं होता है। विद्युत अपघटय के विलयन पर लागू का मतलब यहाँ पे हम बात करें तो जैसे आपका NaCl हुआ, KCl हुआ, इसके बाद आपका कह सकते हो ZnSO4 हुआ, सोडियम सल्फेट, सल्फ्यूरिक अम्ल हुआ, H2SO4, इस पे यह क्या होता है, लागू नहीं होता है। तो यह क्या इनकी सीमाएं हैं। बस इतना आप लोगों को लिखना है। PDF आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा, आप टेंशन लीजिए मत। बस आप यहाँ पे समझ लीजिए और वहां से उस PDF को डाउनलोड करके निकलवा लीजिए। बस ये अपने तरीके से इसको याद कर लीजिएगा, बस आप लोगों का हो जाएगा। लेकिन पूछेगा 100%, इस बात की गारंटी है। तो राउल्ट का नियम भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अगला नियम देखते हैं। चलिए अगला नियम देखिए, तीसरा नियम क्या कहता है, कोलराउस के नियम को परिभाषित कीजिए, इसका अनुप्रयोग लिखे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये लिख लो, 100% गारंटी है कि इस बार आएगा।
100% मैं गारंटी लेता हूं कि ये आप लोगों को जरूर से पूछा जाएगा कि कोलराउस के नियम को परिभाषित कीजिए, इसका अनुप्रयोग भी लिखिए। अब कोलराउस का नियम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से अभी इसको समझते हैं, उसी तरह आराम आराम से समझेंगे, एक एक वर्ड को डिफाइन हम लोग करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कोलराउस का नियम, कि इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघटय की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक जिक्र विद्युत अपघटय क्या होता है, विद्युत अपघटय मतलब जिसके जलीय विलयन में धारा प्रवाहित किया जाए उसे हम लोग बोलते हैं विद्युत अपघटय। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज बोला है कि अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघटय की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों और ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। जैसे अगर मैं मान लेता हूं यहाँ पे, अगर मैं जैसे NaCl ले लिया, NaCl ये आपका क्या है, विद्युत अपघटय है। ठीक है, विद्युत अपघटय है। अगर इसको यहाँ पे मैं कोई एक पात्र ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं कोई लिक्विड ले लेता हूँ, इसमें मैं घोलता हूँ NaCl, क्या घोलता हूँ, NaCl। जब NaCl घोलूंगा तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि Na जो है तो वो तो प्लस चार्ज में आ जाएगा, और जो क्लोरीन है वो माइनस चार्ज में क्या हो जाएगा, वियोजित हो जाएगा, टूट जाएगा। तो Na प्लस चार्ज में और क्लोरीन जो है माइनस चार्ज में यहाँ पे वियोजित हो गया। तो वही चीज यहाँ पे बोला है कि धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। जैसे यहाँ पे बोला है लेमडा m, और यहाँ पे इन्फिनाइट बोला है, वही बोला ना कि इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर, देखिए इन्फिनाइट लगाया ना, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघटय की मोलर चालकता है, मतलब मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे लेमडा m इन्फिनाइट, फिर NaCl का घोल हमने लिया है। अब यहाँ पे देखिए सेम वही चीज टूट गया कैसे, तो लेमडा m इन्फिनाइट, Na तो प्लस में टूट गया, और प्लस लेमडा m इन्फिनाइट क्लोरीन माइनस में टूट गया। तो वही कह रहा है कि विलयन में उपस्थित धनायनों ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के क्या होता है, बराबर होता है। बस मतलब इस सूत्र से या परिभाषा चाहोगे तो बना लोगे, या इस परिभाषा से ही चाहोगे तो सूत्र लिख सकते हो, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस बहुत भारी चीजें नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओगे सारे क्वेश्चन करके चले आओगे। अनुप्रयोग की अगर हम बात करें तो अनुप्रयोग भी लिख लो। अनुप्रयोग देता है आप लोगों को वियोजन की कोटि ज्ञात करने में, कि कोलराउस के नियम जो है वियोजन की कोटि ज्ञात करने में उसका नियम क्या है। तो अनुप्रयोग में लिख लीजिएगा आईडी डाल के कि वियोजन की कोटि ज्ञात करने में कैसे, लिखिए किसी सांद्रता पर विद्युत अपघटय की मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर विद्युत अपघटय की मोलर चालकता के अनुपात को वियोजन की हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप वियोजन की कोटि या मात्रा आप कह सकते हो कि वियोजन की मात्रा क्या होता है, वही चीज लेमडा सी एम बटे लेमडा m इन्फिनाइट। क्लियर है आप लोगों को, बस यहाँ पे लिख दीजिएगा, वही चीज बोला है किसी सांद्रता पर विद्युत अपघटय की मोलर चालकता अनंत तनुता। देखिए अब C मतलब क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे C जो है और M जो है, तो M तो मोलर चालकता को डिनोट कर रहा है कि किसी सांद्रता पर विद्युत अपघटय की मोलर चालकता तथा अनंत तनुता, देखिए अनंत तनुता पर विद्युत अपघटय की मोलर चालकता के अनुपात के बराबर होता है। मतलब इसका रेशियो ले लेंगे तो वियोजन की मात्रा यहां से निकल के आपको सामने आ जाएगी। बस यही तो है और कुछ ही नहीं है, बस आप लोगों को थोड़ा सा समझना है, धैर्य बनाकर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए ये नियम भी आप लोगों को, कोलराउस का नियम यहाँ पे क्या हो गया, समाप्त। एक नियम और देखते हैं, चलिए उसी के नीचे लिख भी लीजिएगा, उसी के नीचे मैं देखिए लिखा भी हूं कि यहाँ पे लेमडा एम सी किसी सांद्रता C पर विद्युत अपघटय की मोलर चालकता है, और ये आपका लेमडा m इन्फिनाइट क्या कहलाता है, अनंत तनुता पर विद्युत अपघटय की मोलर चालकता। तो वही चीज कह रहा है कि किसी सांद्रता C पर विद्युत अपघटय की मोलर चालकता का अनुपात अगर मैं अनंत तनुता पर विद्युत अपघटय की मोलर चालकता से ले लूं तो यहाँ पे निकल के सामने आ जाएगा। क्लियर है, चलिए लास्ट नियम देखते हैं। यहाँ पे हार्डी-सुलजे का नियम, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। हार्डी-सुलजे का नियम मेरे प्यारे बच्चों, 4 नियम बता रहा हूं, लिख के रखो, गारंटी है कि 4 नियम अगर तैयार है तो यहाँ से 2 नियम आपके एग्जाम में पक्का आएंगे। तो देखिए हार्डी-सुलजे का नियम क्या कहता है, सिंपल है हार्डी-सुलजे का नियम, कि किसी आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है उसकी स्कंदन करने की क्षमता उतनी अधिक होती है, और इस नियम को ही हार्डी-सुलजे का नियम कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों संयोजकता किसे कहते हैं, कि किसी भी तत्व के वाय कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। तो यहाँ पे आप देखिए क्या बोला है कि किसी आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी उसकी मतलब स्कंदन करने की क्षमता उतनी ही क्या होती रहेगी, अधिक होगी। इस नियम को हम हार्डी-सुलजे का नियम कहते हैं। जैसे धनायन आयन का घटता क्रम देखिए यहाँ पे, जैसे एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम पे यहाँ पे +3 है,
तो यहाँ पे एल्युमिनियम पे 3 है, मतलब कि इसकी क्षमता क्या है, अधिक है। उससे कम जो है वो आप लोगों का क्या है, बेरियम का। उससे कम क्या है आप लोगों का, सोडियम का, क्योंकि 3 के बाद 2, 2 के बाद 1। तो जितना अधिक होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उसकी सांद्रता उतनी ही अधिक होगी। अब यहाँ पे देखिए फास्फेट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है, तो संख्या में 3 है, मतलब सांद्रता अधिक है इसकी। वहीं सल्फेट की बात करें तो सिर्फ 2 है, तो उससे थोड़ा कम होगा। फिर बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन पे -1 है, तो बिल्कुल कम है। तो मेरे प्यारों से समझ में आ गया आप लोगों को कि इसी आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, उसकी स्कंदन करने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। इस नियम को ही हम क्या कहते हैं, हार्डी-सुलजे का नियम कहते हैं। मैं आप लोगों को 10 महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं बताने वाला हूं, ठीक है। और 10 महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं में से आप लोगों के 10 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। केमिस्ट्री में 10 नंबर के क्वेश्चन फिक्स होते हैं इस अभिक्रिया से। टोटल 10 अभिक्रिया बताने वाला हूं, और 10 अभिक्रिया आपको चाहे किसी भी कीमत पे जैसे करना हो, चाहे दिन रात पढ़िए या किसी तरह भी याद कीजिए, लेकिन आपको याद करना ही पड़ेगा। ये 10 अभिक्रिया अगर आपको याद है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज की इस वीडियो से 10 नंबर आप लोगों का पक्का है। और ये चीजें फिक्स है, इसको कोई रोकने वाला नहीं। 100% यह फिक्स टॉपिक होता है कि बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ फ्री में देता हूं। आपको बता देना चाहूंगा एक बार फिर से कि पीडीएफ इसका फ्री में दिया जाता है हर एक वीडियो का। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस लिंक पे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन हो जाइए, वहां पे फ्री में पीडीएफ देता हूं। तो 10 अभिक्रिया बताने वाला हूं। वीडियो को लाइक करके, चैनल पे नए होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जिसमें से हम लोग पहला अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं, वुर्च अभिक्रिया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। टोटल 10 अभिक्रिया अगर आप याद कर लेते हो, और बहुत सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है। अगर आपको एक बात आऊं कि अगर आपको टिप्पणी करने के लिए दे दे कि वुड्स अभिक्रिया की संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तब तो आप इसका पूरा आप ये लिखोगे, इसके बाद इसका रिएक्शन लिखोगे। या तो सिर्फ आपको बोलेगा कि वुड्स अभिक्रिया का केवल रासायनिक समीकरण लिखे, तो अभी मैं रासायनिक समीकरण इसका एक एग्जाम्पल देकर बताता हूं, सिर्फ उसको लिख दीजिएगा। तो टिप्पणी करेगा तो पूरा लिखना पड़ेगा आपको। तो वुड्स अभिक्रिया किससे कहते हैं, आइए जानते हैं। कह रहा है कि जब एल्किल हैलाइड के 2 अणु को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है, और इस अभिक्रिया को वुर्च अभिक्रिया कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल है, बस 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे सब कुछ आ जाएगा। जैसे कह रहा है कि जब एल्किल हैलाइड के 2 अणु को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं। जैसे अगर मैं मान लू यहाँ पे जैसे आर है और एक्स, ठीक है, तो ये जो आर ग्रुप है इसे एल्किल ग्रुप बोलते हैं, और इस एक्स ग्रुप को बोलते हैं हैलाइड ग्रुप। और इसकी अभिक्रिया अगर हम सोडियम धातु से करा दें, Na के साथ अभिक्रिया करा दें, तो यहाँ पे आप लोगों को एल्किल हैलाइड देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आप लोगों को एल्किल देखने को मिलेगा, और हैलाइड ग्रुप के अणु देखने को मिलेंगे आपको रिएक्शन के बाद, ठीक है। तो यह तो था ऊपर ही ऊपर मैंने बता दिया आप लोगों को। इसका रिएक्शन पूछा है, ठीक है, कि इसका रिएक्शन हमें लिखना पड़ेगा, एक एग्जांपल देना पड़ेगा हमें। तो देखिए, जब एल्किल हैलाइड के, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा आप लोगों को बस प्रैक्टिस करनी होगी कि जब एल्किल हैलाइड के 2 अणु को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को वुर्च अभिक्रिया कहते हैं। देखिए ध्यान से, कोई नहीं पढ़ा रहेगा उसको भी समझ में आ जाएगा, मैं इतना आसान बताने वाला हूं। एक एग्जांपल बता दूं, देखो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मेथिल क्लोराइड ले लेता हूं, ठीक है। तो CH3 और Cl, क्लोरीन मैंने ले लिया, और प्लस सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराना है तो मैंने Na ले लिया, प्लस यहां पे हैलाइड ग्रुप का कोई ले लेता हूं, CH3Cl हमने ले लिया, ठीक है, CH3Cl। अब यहां से मिलकर बनेगा क्या, और एक चीज बोला यहां पे कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा शुष्क ईथर, यहां पे ऊपर लिख दीजिएगा शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब इसको हम क्रिया कराएंगे तो देखने को मिलेगा हमें CH3 और CH3, मतलब ये CH3 इस CH3 के साथ अभिक्रिया करके CH3 बना देगा। इसको आप चाहोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो, C2H6, ऐसे भी चाहोगे तो इसको आप लिख सकते हो, कि नहीं, बिल्कुल। और प्लस यहां से बच गया Na और यहां से बच गया Cl, ठीक है। तो हो जाएगा आपका NaCl, ठीक है। NaCl क्या है, लवण है या नमक आप इसको कह सकते हो। अब ये संतुलित नहीं है, यहाँ पे देखिए Na और Na, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl। अब देखिए आपको करना क्या पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, कि यहाँ पे Cl1 और यहाँ पे Cl1,
तो एक एक मिलके 2 Cl है, और यहाँ पे Cl एक ही है तो यहाँ पे 2 लगा दो, तो यहाँ पे 2HCl हो गया। सोडियम यहाँ पे 2 है, सोडियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 2 और लगा दोगे तो 2 सोडियम हो गया। ठीक है, अब ध्यान से एक चीज समझना, मैंने कुछ नहीं किया मेरे प्यारे बच्चों। मैंने क्या किया कि यहाँ पे जब अभिक्रिया किया CH3Cl और सोडियम के साथ CH3Cl के साथ अभिक्रिया करा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। CH3 मिलके यहाँ पे CH3 इस तरह लिख सकते हो, या C2H6 लिख सकते हो। यहाँ से Na बचा और यहाँ से Cl बचा तो NaCl का निर्माण हो गया। बस यही एग्जाम्पल आपको देना है। नामकरण आप जरूर से जरूर कर लेना। यहां से लेके यहां तक का जो नाम है मेरे प्यारे बच्चों, नामकरण इसे बोलेंगे मेथिल क्लोराइड। क्या बोलेंगे? मेथिल क्लोराइड बोलेंगे। बस एक ही लाइन का रिएक्शन लिखना पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों, 10 नंबर बिल्कुल पक्के होंगे। 10 अभिक्रिया अगर आपको याद हो गया तो 10 नंबर आज की इस वीडियो से आप लोगों का पक्का हो गया। ये हो गया मेथिल क्लोराइड। ठीक है, और ये क्या देखिए, बोला क्या एल्केन प्राप्त होता है। तो ये जो ग्रुप आप देख रहे हो यह क्या है? एल्केन है। ठीक है, तो एल्केन में CH3 है तो इसलिए क्या हो जाएगा? एथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथेन, क्योंकि एल्केन का ही तो यह ग्रुप है एथेन। एथेन हुआ, मेथेन हुआ, ब्यूटेन हुआ। ठीक है, तो एथेन प्राप्त हो गया। ऐसे आप लोग जानते हो सोडियम क्लोराइड है, इससे लवण के या नमक का ये। ठीक है, बस यही मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे संतुलित भी हो गया, रिएक्शन क्या हो गया? कंप्लीट। तो कभी कभी टिप्पणी देने के लिए बोलता है, टिप्पणी करने के लिए बोलेगा तो आपको पूरा इसका परिभाषा लिखना पड़ेगा और साथ ही साथ इसका एक एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे लिखना पड़ेगा। या केवल रासायनिक समीकरण बोलेगा तो केवल रासायनिक समीकरण लिख दीजिएगा। यही है आपका वुर्त्ज अभिक्रिया। समझ में आ गया आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों? बस इतना ही काम आपको करना, एक लाइन का आंसर है। तो एक दो बार जब प्रैक्टिस अपने से कर लोगे ना तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा अभिक्रिया पढ़ेंगे मेरे प्यारों। देखिए दूसरा अभिक्रिया क्या है? ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया है। क्या है? वुर्त्ज फिटिंग अभिक्रिया। वो ऊर्ज अभिक्रिया था, यह वुर्त्ज फिटिंग अभिक्रिया है। क्या है? देखिए ये भी बहुत सिंपल है। कह रहा है कि जब एक अणु एल्किल हैलाइड व एक अणु एरिल हैलाइड को शुष्क ईथर, शुष्क यहाँ पे ईथर है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्कीन एरीन, जिसे टॉलुइन कहते हैं, प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। यह भी बहुत ज्यादा सिंपल है मेरे प्यार, जो घबराने वाली बिल्कुल नहीं है। इसमें क्या होगा कि इसमें जो हम लोग लगे बोला है एल्किल हैलाइड व एक अणु एरिल हैलाइड का लेना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग बेंजीन लेंगे जो कि वलय आकार का होता है। बेंजीन आप जानते हो ना, ऐसे आप बना सकते हो। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? वलय आकृति, से बेंजीन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए बहुत ज्यादा सिंपल है। यहां तक आपने लिख दिया। चलिए एग्जाम्पल बोला है, एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूं, देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले हम लोग एरिल हैलाइड लेंगे। क्या लेंगे? एरिल हैलाइड। ठीक है, एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड लेना है। ठीक है, तो एरिल हैलाइड हम लोग ले लेते हैं बेंजीन। तो चलिए ले लेते हैं। तो यहाँ बनाइए मेरे साथ, बहुत सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों। एक बार दो बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये सारी चीजें याद हो, एक एक लाइन का तो है। ठीक है, ये आपका एरिल हैलाइड है, इसके साथ क्लोरीन यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए इसको मेरे प्यारे बच्चों ऐसे भी इसको लिख सकते हैं हम लोग कि C6H5Cl, इसको हम लोग इसके रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैंने लिख लिया, इसके बाद मैंने लगाया प्लस। ठीक है, एल्किल हैलाइड बोला है, एरिल हैलाइड तो हो गया, एल्किल हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड ले लेते हैं CH3Cl। ठीक है, प्लस क्या बोला है? शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं। तो सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे मतलब Na के साथ अभिक्रिया कराएंगे। शुष्क ईथर होना चाहिए, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो कोई नहीं, यहाँ पे आप शुष्क ईथर लिख दीजिएगा। शुष्क ईथर हो गया। शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब आप अभिक्रिया कराएंगे मेरे प्यारों, तो क्या देखने को आपको मिलेगा? तो यहाँ पे एक तो बेंजीन, ये वाला चीज उतारेंगे यहाँ पे। ठीक है, और इसके साथ देखिए Cl जुड़ा है ना, तो इसके साथ यहाँ पे आके CH3 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3 और प्लस यहां से बच गया Na, यहां से बच गया Cl। ठीक है, इसमें भी Cl है, इसमें भी Cl है, तो हो जाएगा NaCl हो जाएगा। बस कंप्लीट। संतुलित करना है तो देख लो, यहाँ पे Cl 2 है, यहाँ पे Cl एक ही है, तो यहाँ पे आपको 2 लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 2 लगाओगे मेरे प्यारों,
तो 2 सोडियम करने के लिए यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। अब ये हो गया आपका संतुलित मेरे प्यारे बच्चों। बस नाम रख लीजिए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेलो एरिन। ठीक है, हेलो एरिन इसका नाम हो जाएगा। तो यहाँ लिख देता हूं हेलो एरिन। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, हेलो एल्केन। ठीक है, यहाँ पे तीर देके लिख लीजिएगा, हेलो एल्केन हो जाएगा। ठीक है, और ये जो कहलागा, ये कहलागा टाइलून। क्या कहलागा मेरे प्यारो बच्चों, टालुइन। टालुइन कहलागा। ऐसे सोडियम क्लोराइड आप लोग जानते हो NaCl। ठीक है, इसे क्या लिखना की जरूरत है, ये सोडियम क्लोराइड है। बस यह मेरे प्यारो बच्चों एग्जाम्पल मैंने दे दिया, बिल्कुल संतुलित करके। यही होता है वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया मेरे प्यारो बच्चों। टिप्पणी करने के लिए बोले तो ये पूरा लिखकर यह रासायनिक अभिक्रिया लिख दीजिएगा, या तो केवल रासायनिक समीकरण बोले तो सिर्फ रासायनिक समीकरण ये याद कीजिए, बस यही लिख दीजिएगा, काम आपका हो गया, नंबर आपके पूरे दिए जाएंगे। क्लियर है मेरे प्यारो बच्चों। तो यहाँ पे दूसरा अभिक्रिया भी आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए तीसरा देखते हैं। देखिए तीसरा क्या है मेरे प्यारो बच्चों, तीसरा है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होता है, कह रहा है कि निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, तो निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड क्या होता है मेरे प्यारो बच्चों, AlCl3। ठीक है, तो निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया जो है एल्किल हैलाइड से कराने पर टालुइन बनता है, और इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। ये भी बहुत ज्यादा सिंपल, ये भी आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए, तो सबसे पहले बेंजीन लेते हैं। तो बेंजीन को हम लोग इस तरह भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, चाहे ऐसे बनाइए चाहे वैसे बनाइए, दोनों बात सही है। अभी मैंने ऐसे बना रखा था ना, यहाँ पे देखिए ऐसे बना रखा था, तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे उसको ऐसे बनाइए चाहे ऐसे बनाइए, दोनों चीज एक ही है। ठीक है, ये आपका बेंजीन हमने ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे प्लस क्लोराइड लेना पड़ेगा, अल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, बोला कि निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया एल्किल हैलाइड से कराने पर। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड को ले लेते हैं। तो एल्किल हैलाइड अभी हमने लिया था CH3Cl, एल्किल हैलाइड मैंने ले लिया। और इसकी अभिक्रिया कहाँ करा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, निर्जल निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में ना, तो यहाँ लिखेंगे निर्जल निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो टालुइन बन रहा है। ठीक है, बोला है ना, क्या बनता है, टालुइन बनता है। तो चलिए टालुइन बना देते हैं। तो टालुइन के लिए क्या होगा, ये CH3 यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, CH3, तो ये बन गया टालुइन। और प्लस बचा क्या यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, तो इसके आपको मालूम है कि इसके हर एक सतह पे हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, तो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से क्लोरीन मिलके HCl बना दिया। क्या बन गया, HCl। बस हो गया भाई, कंप्लीट हो गया, नामकरण इसका कर दीजिए। तो ये तो आप लोगों का बेंजीन है। ठीक है, ये क्या है आपका, बेंजीन है। और CH3Cl क्या है मेरे प्यारे बच्चों, मेथिल क्लोराइड। क्या है, मेथिल क्लोराइड है। मेथिल क्लोराइड बिल्कुल आसान है मेरे प्यारे बच्चों, एक एक लाइन का है, बस एक बार प्रैक्टिस करके आपको जाना है। ठीक है, और ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये टालुइन है। और ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बिल्कुल आसान है मेरे प्यारे बच्चों, एक दो बार प्रैक्टिस करके जाओगे। देखिए आज की वीडियो से 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो गया। अब फिक्स है क्यों आएगा, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। क्लियर है, ये भी आपका फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगला देख लीजिए क्या है। अगला मेरे प्यारे बच्चों है राइमर टीमन अभिक्रिया। ठीक है, राइमर टीमन अभिक्रिया मेरे प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है इसको समझिए। कह रहा है कि जब फिनाल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर कास्टिक सोडा, जिसे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, उसके साथ अगर 333 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं, तो यहाँ पे सैलिसिल हैलाइड बनता है। ठीक है, सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है, और इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, राइमर टीमर अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो राइमर टीमर अभिक्रिया समझ में आ गया आप लोगों को। अभी मैं समझाता हूँ। देखिए क्या बोला है कि जब फिनाल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर कास्टिक सोडा हाइड्रोक्साइड के साथ इतना टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनाता है। अभी एग्जांपल से समझ में आएगा आप लोगों को। देखिए
तो वही चीज हम लोग लेंगे फिनाल। क्या लेंगे? एक फिनाल लेंगे। तो यहाँ पे फिनाल लेंगे, तो चलिए बना देते हैं भाई। ठीक है, फिनाल के लिए यहाँ पे ओ OH का जुड़ना बहुत जरूरी है। तो ओ OH जुड़ गया, ये फिनाल बन गया। प्लस वही बोला है क्लोरोफॉर्म मिलाकर, तो क्लोरोफॉर्म मिलाना है, तो हो जाएगा CH CL3। इसके बाद कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मतलब NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी उपस्थिति में बोला टेम्परेचर कितना हो चाहिए? 333 केल्विन ताप पे। तो यहाँ पे लिख देंगे ब्लैक पेन से 333 केल्विन ताप। ताप का मतलब त्रिभुज बना देंगे, समझिएगा कि ताप को डिनोट करता है। तो 333 केल्विन ताप पे हम करते हैं तो क्या बनता है? सैलिसिल एल्डिहाइड बनाता है। ठीक है, तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनाने के लिए हमें करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे बेंजीन बन गया, और यहाँ पे OS तो जुड़ा ही है मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ से आपके CH और यहाँ से ऑक्सीजन मिलके यहाँ पे CHO बनाएंगे। क्या बनाएंगे? CHO। इसके बाद प्लस में बचेगा क्या? यहाँ से Na बच गया और यहाँ से Cl, तो Na और Cl मिलके तो NaCl बना दिया। ठीक है, और प्लस क्या बनेगा? इसके पे हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, तो यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन बच गया, तो 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके H2O बना दिया। बात खत्म। H2 मतलब जल बना दिया। अब ये संतुलित नहीं है, इसको संतुलित करना पड़ेगा। तो संतुलित करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, कि यहाँ पे आप 3 लगा दीजिए। क्या लगा देंगे? 3। 3 किस लिए लगाया? क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन 3 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, तो 3 लगा दिया, क्लोरीन बन गया। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन देखिए 1 2 3 हाइड्रोजन। ठीक है, और यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों कितने हैं? यहाँ पे आपके हाइड्रोजन कितने मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पे सोडियम अगर 3 हो गया तो सोडियम 3 करने के लिए यहाँ पे सोडियम 3 कर दीजिए। अब हाइड्रोजन की संख्या और बढ़ गया। हाइड्रोजन की संख्या एक तो यहाँ पे हो गया 3, एक यहाँ पे हो गया 4, एक हो गया 5। ठीक है, तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। 2 को गुणा करोगे तो 2 दूनी के 4। ठीक है, तो 4 और यहाँ से एक 5। ठीक, अब यहाँ से पूरे के पूरे संतुलित आपको दिख रहे होंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। संतुलित करना बहुत जरूरी होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब संतुलित हो गया पूरा का पूरा, अब कहीं दिक्कत नहीं है। अब इसका नामकरण करना बाकी है, नामकरण कर देते हैं। तो यह तो हो जाएगा आप लोगों का फिनाल। देखिए संतुलित नहीं करेंगे तो नंबर कट जाएगा, इसलिए मैं इतना समय लगा रहा हूँ। ठीक है, कि ताकि कोई छूटे नहीं, संतुलित करके आपको दिखाऊं। संतुलित नहीं करेंगे तो नंबर कट जाता है। फिनाल हो गया, और ये क्या आता है? ये तो क्लोरोफॉर्म है, तो हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। तो संतुलित करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों। ये आपका क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कास्टिक सोडा है यह। तो इसे कास्टिक सोडा कहिए या सोडियम हाइड्रोक्साइड कहिए, दोनों बात एक ही है। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है? तो इसको एरो बना के लिखिए, ये आपका सैलिसिल सैलिसिल एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ऐसे लिखा जाएगा ना, एल्डिहाइड। ठीक है, सैलिसिल एल्डिहाइड, ये जो है आपका मुख्य उत्पाद है, क्योंकि मुख्य उत्पाद यही तो है, यही तो बन रहा है मेन चीज, मुख्य उत्पाद है। और इसको तो आप जानते ही हो क्या है? जल है। ऐसे ही जानते हो NaCl जो है, सोडियम क्लोराइड, चाहे नमक आप कह सकते हो, चाहे इसको आप साल्ट कहिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? मेरे प्यारे बच्चों पूरा का पूरा इतना आराम से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये 10 नंबर का आपके एग्जाम में आने वाला है, इसलिए मैं घबरा नहीं रहा हूँ। बिल्कुल एक एक वर्ड पढ़ा रहा हूँ कि ये कई बार आप देखिए, इसको नोट कीजिए, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, 10 नंबर आपका पक्का है। ठीक है, कहीं नहीं गया हुआ है, 10 नंबर आप लोगों का बिल्कुल फिक्स हो गया। यहाँ से चीजें क्लियर है, राइमर टीमर अभिक्रिया समझ में आ गया आपको, अच्छे से नोट कीजिए, कोई घबराने वाली बात नहीं है। चलिए अगला अभिक्रिया देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला देखिए, विलियमसन विश्लेषण। विलियमसन विश्लेषण क्या है अभिक्रिया, इसको देखते हैं। कह रहा है कि जब एल्काक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है, और इस अभिक्रिया को ही हम विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए, कह रहा है एल्किल हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड के अंतर्गत बहुत आता है। देखिए ये क्या है? एल्काक्साइड। एल्काक्साइड किसे कहते हैं? तो C2H5CONA, ये क्या है आपका? एल्काक्साइड। और एल्किल हैलाइड की बात करें तो बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे CH3Cl हो गया, आपके C2H5
Br हो गया, C2H5 आपके Cl हो गया, या आप कह सकते हो C2H5I हो गया। ये सारे क्या है, एल्किल हैलाइड है। तो कोई भी ले सकते हो इसमें से एग्जाम्पल के तौर पे। तो मैं एक ही ले के एग्जाम्पल से आप लोगों को सिंपल समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। वैसे आप कोई भी लेके आप रिएक्शन करा सकते हो, बस रिएक्शन सही होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको भी। तो यहाँ पे बोला है एल्काक्साइड, तो हम ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे C2H5ONA मैंने ले लिया, ठीक है। और प्लस एल्किल हैलाइड मैंने ले लिया यहाँ पे C2H5Cl, ये वाला हमने ले लिया, ठीक है। एथिल क्लोराइड हमने ले लिया। और कह रहा है मेरे प्यार बच्चों, उसको गर्म करते हैं तब, देखिए गर्म का चिन्ह इस तरह त्रिभुज लगाते हैं, जब इनको आपस में गर्म करते हैं तो क्या बनता है, तो ईथर प्राप्त होता है। मतलब C2H5COO, ठीक है, फिर C2H5, डबल ओ नहीं रहेगा यहाँ पे, एक ही ओ है ना, तो यहाँ पे इस तरह आप लगा सकते हैं डॉट का चिन्ह, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मैं लिख देता हूं नीचे C2H5C, ठीक है, फिर यहाँ पे O, फिर C2H5, ठीक है। वही चीज को मैंने यहाँ पे नोट कर लिया। और साथ ही साथ क्या बताइए, Na यहाँ से Cl, NaCl बच गया, बात खत्म, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज ध्यान दीजिए आप, अब रह गई नामकरण की बात। संतुलित तो है ही, ठीक है, ये दोनों चीज एक ही है, ठीक है। इसको दो दो ठे मत लिखिएगा, बस यहाँ पे मिस्टेक हो गया था तो इसको मैंने सही कर दिया है। तो यहाँ पे ये इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सोडियम एथॉक्साइड। तो इसे लिखेंगे सोडियम एथॉक्साइड, एथॉक्साइड, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एथिल क्लोराइड। ये क्या है आपका, एथिल क्लोराइड। और ये क्या प्राप्त हुआ है, ये तो ईथर प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त है, ईथर। और NaCl का मतलब आप जानते हो सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड। समझ में आ गया आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों। बस यही अभिक्रिया को हम बोलते हैं विलियमसन संश्लेषण। क्लियर है, सब कुछ समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला अभिक्रिया देखते हैं। अगला अभिक्रिया क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कोल्बे श्मिट अभिक्रिया, ठीक है। कोल्बे श्मिट अभिक्रिया क्या होता है उसको जानते हैं। देखिए क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें सोडियम फिनॉक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 4 से लेकर 8 वायुमंडलीय दाब वो 398 से लेकर 413 केल्विन ताप पर अभिक्रिया करके, ठीक है, सोडियम सैलिसिलेट बनाता है, जो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा अपघटित होकर सैलिसिल अम्ल बनता है। उस अभिक्रिया को हम लोग कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल से इसको समझेंगे, ठीक है। अब बोला कि वो अभिक्रिया जिसमें सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड किससे विक्रिया करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो चलिए हम लोग देखते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। तो यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड हम लोग बना लेते हैं। तो सोडियम फिनॉक्साइड के लिए यहाँ पे जुड़ना पड़ेगा ONA, ये हो गया सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। और इसके साथ अभिक्रिया कर रहा है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कितना पे अभिक्रिया कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो उसको चाहिए दाब की, अगर हम बात करें तापमान की, तापमान है 398 से लेके 413 केल्विन ताप पर, और दाब जो है वो 4 से लेके 8 एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब के साथ जब अभिक्रिया हम कराएंगे, तो यहाँ पे बोला है सोडियम सेल्यूलोट बनाता है, ठीक है। तो चलिए बना देते हैं भाई। तो उसके लिए यहाँ पे OH, ठीक है, और यहाँ पे जुड़ेगा COONA जुड़ेगा, ठीक है, सोडियम सैलिसिलेट बनाने के लिए। यहां तक चीजें क्लियर है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों बोला है कि जो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा अपघटित होकर, मतलब यह चीजें जो हैं वो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा अपघटित होकर, मतलब HCl के द्वारा अपघटित होकर क्या बनाता है मेरे प्यारे बच्चों, सैलिसिल अम्ल बनाता है, ठीक है, सैलिसिल अम्ल बनाता है। तो उसके लिए हम लोग बनाएंगे सैलिसिल अम्ल, कैसे बनाएगा, तो यहाँ पे तो OH ही रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका COOH, ठीक है, और प्लस बच गया यहाँ से। तो मेरे प्यारे बच्चों
यहां से बच जाएंगे आपके Na, ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जो Cl है उसके साथ Cl, तो NaCl यहाँ पे बच जाएंगे NaCl। तो अब यह क्या हुआ, पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया मेरे प्यारे बच्चों। रह गई बात नामकरण की, तो नामकरण कर लो। यह आपका हो जाएगा आपका सोडियम फिनॉक्साइड। क्या हो जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड। अब मेरे प्यारों से देखो, इसको आपको रट्टा मारना पड़ेगा, चाहे किसी कीमत पे मारो। ये एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए, नहीं तो अन्यथा 10 नंबर आपका गया, कोई नहीं, नुकसान हो जाएगा आप लोगों को बहुत ज्यादा। इसलिए आप इसको 2 बार 4 बार 5 बार प्रैक्टिस कीजिए एग्जाम्पल लेकर। बस अपने से एग्जाम्पल बनाना सेट कर लीजिए, बस यही आएगा और छाप के चले आइएगा। इसमें कोई ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, रट्टा मार लीजिए। 10 रट्टा मारने में कितना समय लगेगा? एक ही क्वेश्चन को बार बार करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा आपको। सोडियम सेलिलेट है, है यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सैलिसिलिक अम्ल है। सैलिसिलिक सैलिसिलिक अम्ल है। और ये तो जानते हो NaCl सोडियम क्लोराइड, इसको अपने से लिख लीजिएगा, सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। यहां तक चीजें समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों। तो यह है कोल्बे श्मिट अभिक्रिया, जो कि मैंने बिल्कुल आप लोगों को अच्छे से समझा दिया। समझ में भी आ गया होगा आप लोगों को। 1-2 बार घर पे प्रैक्टिस करेंगे ना तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। चलिए अगला अभिक्रिया देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला देखते हैं। अगला है केनिजारो अभिक्रिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केनिजारो अभिक्रिया क्या होता है कि वह अभिक्रिया जिसमें एल्डिहाइड ए, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु ना हो, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु ना हो उसे बोलते हैं एल्डिहाइड। तो वह अभिक्रिया जिसमें एल्डिहाइड होना चाहिए लेकिन उसमें हाइड्रोजन परमाणु ना हो, सांद्र NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण तथा एल्कोहल देते हैं, उसे हम लोग केनिजारो अभिक्रिया कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सिंपल समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ पे हमें कोई एल्डिहाइड लेना है, तो मैं ले लेता हूं कोई एल्डिहाइड, HCHO मैंने ले लिया, फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करा लीजिए। मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेता हूं, NaOH मैंने ले लिया, ठीक है। अभिक्रिया कराने पे कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण तथा एल्कोहल देते हैं, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण, तो H, यहां से COO, तो COO और Na मिल गया, अब प्लस, ठीक है, प्लस क्या बचेगा यहाँ पे CH3OH, ठीक है। एल्कोहल, एल्कोहल देते हैं CH3OH, एक क्या हो गया, एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। इसी को हम लोग केनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। संतुलित बिल्कुल है, बस नाम लिखने की जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका नाम क्या कहलाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड कहलाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। और ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड कहलाएगा, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिए आराम से, बिल्कुल घबराने वाली कोई बात नहीं है। और ये आपका क्या है, HCOON सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट। और CH3 ये क्या है, एल्कोहल है, कौन सा, मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। बिल्कुल मेरे प्यारों जो आसान है, मैं कह रहा हूं ना बिल्कुल आसान है। बस इन एग्जाम्पलों को बस प्रैक्टिस कर लेना ना, आप अपने से बनाना जब सीख लोगे इस एग्जाम्पल को याद हो जाएगा, 10 नंबर पक्का हो गया। तो सब ये विक्रियाओं का ये परिभाषा याद कर लो और एक एक एग्जाम्पल याद कर लो, बस हो गया। अब कहते हो ना कि वो चीज बताओ जो फिक्स है, तो फिक्स ही चीज बता रहा हूँ, ये आने वाला है, इसको कोई रोकेगा थोड़ी। इसके बाद आपका है सिमिट अभिक्रिया, ठीक है। सिमिट अभिक्रिया क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे प्यारों चीज, अभिक्रिया है, बहुत बार पूछा गया है। तो सिमिट अभिक्रिया क्या होता है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो प्राथमिक एमीन बनता है, और इस अभिक्रिया को हम सिमिट अभिक्रिया कहते हैं। चलिए देख लेते हैं इसको भी मेरे प्यारे बच्चों। करा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, कोई भी सल्फ्यूरिक अम्ल ले लीजिए, मैं ले लेता हूं यहाँ पे CH3COOH मैंने ले लिया, यहाँ पे एसिटिक अम्ल ले लिया, प्लस कह रहा है कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो हाइड्रोजोइक अम्ल ले लेते हैं, मैं यहाँ पे ले लेता हूं N3H, हाइड्रोजोइक अम्ल मैंने ले लिया,
और जब अभिक्रिया कराते हैं, गर्म करते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि साथ गर्म करते हैं तो प्राथमिक एमीन बनता है। ठीक है, ठीक है, तो प्राथमिक एमीन बनता है, इस अभिक्रिया को हम सीमित अभिक्रिया कहते हैं। तो बनेगा क्या यहाँ पे, CH3, यहां से N और यहां से H2, तो यहां हो जाएगा CH3 NH2 प्लस बचेगा क्या यहां से, तो N, ठीक है, N2 यहां से बनेगा तो नाइट्रोजन गैस यहां से बाहर आ जाएगी, और प्लस C यहां से और डबल O CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बचेगा, तो ये भी गैस बाहर आ जाएगी। तो सब कुछ हो गया मेरे प्यारे बच्चों, बात खत्म। नाम लिख लो, तो ये हो जाएगा आपका एसिटिक अम्ल, संतुलित तो है ही, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल हो गया। ये क्या है, ये आपका हाइड्रोजोइक अम्ल है, तो आप लिख लीजिएगा हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल। जिस तरह लिख रहा हूं ना इसी तरह एग्जाम में आपको भी लिखना है हाइड्रोजोइक अम्ल। ये आपका क्या है, एरो का चिन्ह लेके, मेथनोमिन, क्या है, मेथेनोमिन। और ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो नाइट्रोजन गैस है, अब तो लोग जानते ही हो, नाइट्रोजन गैस। और ये आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है मेरे प्यारे बच्चों, गैस है, लिख लीजिएगा। बस ये क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, समाप्त हो गया सीमित अभिक्रिया। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, पूरा का पूरा मैंने डिटेल में क्या किया, समाप्त कर दिया इसको। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला क्या है, 9वां, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो 10 है मेरे प्यारे बच्चों। कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें एलिफेटिक या एरोमेटिक एमीन को एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की कुछ बूंदों के साथ गर्म करने पर आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, उसे हम लोग कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए यहाँ तो परिभाषा हो गया इसका, एग्जाम्पल के तौर पे लेके हम लोग समझेंगे। देखिए क्या है, बोला है यहाँ पे कि एलिफेटिक या एरोमेटिक एमीन को, ठीक है, एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में यहाँ पे क्लोरोफॉर्म की कुछ बूंदों के साथ गर्म करना है। चलिए करते हैं। तो यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा एरोमेटिक एमीन को ही लेना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ CH3NH2, ये आपका मेथिल एमीन। इसके बाद इसके साथ मैंने कोई क्लोरोफॉर्म ले लेता हूँ, तो CH3Cl, ठीक है, क्लोरोफॉर्म यहाँ पे 3 नहीं होगा, यहाँ पे होता है CHCl3 क्लोरोफॉर्म होता है, प्लस पोटेशियम की उपस्थिति में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, मतलब KOH की उपस्थिति में जब हम इसको अभिक्रिया कराएंगे, गर्म करेंगे, यहाँ पे गर्म करेंगे, तो गर्म करने पे आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। ठीक है, तो आइसोसाइनाइड प्राप्त होगा कैसे, देखिए CH3 यहां से आ जाएगा, CH3, इसके बाद नाइट्रोजन यहां से कार्बन, तो ये हो जाएगा NC, क्योंकि यहाँ पे आइसोसाइनाइड प्राप्त करने के लिए NC होना बहुत जरूरी है। और प्लस क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ से K और यहाँ से आपके क्लोरीन, तो K क्लोरीन और पोटेशियम मतलब KCl बना जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड, और प्लस यहाँ से H, ठीक है, और H हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, ऑक्सीजन यहाँ से बचा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बना सकता है, जल ही तो बना सकता है, H2 बना दिया। अब मेरे प्यारों ये संतुलित नहीं, इसको संतुलित करना पड़ेगा, तो संतुलित करने के लिए करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे 3 लगा दीजिए और यहाँ पे 3 लगा दीजिए, ठीक है, इसके बाद ये पूरा क्या हो गया, संतुलित हो गया, बात खत्म। चलिए नाम लिख लीजिए इसका, इसका नाम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, मेथिल एमीन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मेथिल, ठीक है, मेथिल एमीन, मेथिल एमीन इसका नाम हो गया। ये तो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म, ये आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इससे तो लिख लीजिएगा। ये क्या आपका CH3NC, इसको लिखना बहुत जरूरी है, ये आपका है मेथिल आइसोसाइनाइड, तो आइसोसाइनाइड, ठीक है, और KCl आप जानते हो पोटेशियम क्लोराइड, और ये तो आप जानते हो क्या है, जल है। बस कंप्लीट हो गया मेरे प्यारे बच्चों, कार्बिल एमीन अभिक्रिया भी यहाँ पे क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल डिटेल में मैंने समझा दिया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बस 2-3 बार प्रैक्टिस घर पे कर लोगे,
सारी चीजें जो है मेरे प्यारे बच्चों क्लियर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला अभिक्रिया देखो लास्ट है हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। मेरे प्यारे बच्चों ये भी अभिक्रिया जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। ठीक है, ये क्या है इसको देखते हैं। कह रहा है कि जब एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन तथा प्रबल क्षार के साथ कराई जाती है तो प्राथमिक एमीन बनता है और इस अभिक्रिया को हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखिए एमाइड क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, एमाइड CONH2, इससे पढ़ते हैं हम लोग मेरे प्यारे बच्चों एमाइड। ठीक है, चलिए करा जब एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन तथा प्रबल क्षार के साथ कराई जाती है तो। ठीक है, तो चलिए कोई हम लोग एमाइड ले लेते हैं, तो मैं ले लेता हूं CH3CONH2, मैंने ले लिया, एक एमाइड ले लिया मैंने। इसके बाद कह रहा है कि ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, मतलब Br2 ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है और प्रबल क्षार के साथ, कोई प्रबल क्षार में KOH ले लेता हूं, प्रबल क्षार KOH के साथ अभिक्रिया कराने के बाद प्राथमिक एमीन बनता है। तो CH3 यहां से निकल गया, CH3। ठीक है, NH2 यहां से निकल गया, NH2। तो CH3NH2 निकल गया, मेथिल एमीन निकल गया, प्लस यहां से क्या बचेगा आपका Br, यहां से पोटेशियम ले लो तो हो जाएगा KBr, प्लस बचेगा क्या यहां से, और बच जाएगा आपका K2 और यहां से CO3 और प्लस जल। ठीक है, तो जल के लिए क्या होगा H2O। इतनी सारी चीजें यहां से निकल के आ गई सामने। संतुलित करना मेरे प्यार बच्चों, संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 2 लगा दो, इसके बाद यहाँ पे 4 लगा दो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा संतुलित हो जाएगा, क्योंकि अभी मैं संतुलित करने लगूंगा तो 10 मिनट इसी में लग जाएगा, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी बस प्रतीक लिख दिया हूँ ताकि तुरंत संतुलित हो जाए। अभी मैं करने लगूंगा तो 10 मिनट तो इस संतुलित करने में ही लग जाएगा। ठीक है, बस आप एग्जाम्पल बस नोट कर लो, बस एग्जाम्पल ही लिखना होता है आप लोगों को। तो इसके बाद ये इसका नाम क्या है मेरे प्यार को, तो मैंने एमाइड दिया था तो ये हो जाएगा एसीटेमाइड। क्या हो जाएगा एसीटेमाइड, एसीटेमाइड हो गया। इसके बाद मेरे पास जानते हो ब्रोमीन है, ये पोटेशियम को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इसको नाम लिख लो, यह हो जाएगा मेथिलेमीन, मेथिलेमीन। ठीक है, और इसके बाद मेरे प्यार बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम पोटेशियम ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड। ठीक है, और ये तो जल हो गया मेरे प्यारे बच्चों, जल। और यह क्या हो गया K2CO3, तो K2CO3 को हो जाएगा पोटेशियम कार्बोनेट, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, कार्बोनेट। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों, पोटेशियम कार्बोनेट। तो यह अभिक्रिया भी मैंने अच्छे से समाप्त कर दिया, हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। तो टोटल 10 अभिक्रिया मैंने बताया मेरे प्यारे बच्चों, 10 आप रट जाओ, क्योंकि ये चीजें फिक्स हैं। लिख के देता हूं, गारंटी है कि आने वाला 10 नंबर का, तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि आप आगे से ही मैंने बता दिया कि ये फिक्स है चीजें। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो मेरे प्यारे बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।